खान साहब के बेटों का पाकिस्तान आना कितना खुशाइन देख रहे हैं पीटीआई के लिए? देखिए, पीटीआई के लिए तो ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नींदें हराम किए हुए है। अच्छा, खानदानी सियासत पर इससे पहले खान साहब ने काफी सवालात उठाए। ये खानदानी सियासत नहीं है, माइंड यू। इस पूरी मुहिम को खान साहब के बेटों की जो आने के बाद स्टार्ट होगी, इसको कितना इम्पैक्टफुल देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर? बीबी भी जब वापस आई थी तो वो अपनी इंटरनेशनल लॉबी करके आई थी। बुशरा बीबी के हवाले से क्या चीजें देख रहे हैं आप? उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। लीडर इमरान खान साहब है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं जिना डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। जिना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान में होने वाली जो करंट सिचुएशन है उस पर बात करना चाहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। किस तरह से एक टफ टाइम का आगाज़ हुआ और वो टफ टाइम एक ट्रायल अभी भी जारी है और आने वाले दिनों तक कब तक ये टफ टाइम, ये ट्रायल जारी रहेगा, इस पर भी बात होगी। साथ बात होगी सानेहा बलूचिस्तान पर। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में जिन गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टफ टाइम के हवाले से? कब से शुरू हुआ और अभी तक जारी है, आने वाले दिनों में कब तक देखते हैं जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो टफ टाइम की आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल वर्कर है, इसके साथ ये टफ टाइम पार्टीशन के साथ ही शुरू हो गया था। जिस वक्त लोग आ रहे थे यहाँ पे इस मुल्क में तो बेबहा अमवात हुई, कई लोग शहीद किए गए। फिर यहाँ आकर एक और सिस्टम शुरू हो गया जिसके अंदर एक टसल शुरू हो गई पॉलिटिशियंस के दरमियान और ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान और वो जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके दरमियान, जिस पे जिन्ना साहब ने एक डिनर के अंदर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या हम इसको मुल्क को रूल करेंगे, तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं, यू आर नॉट टू रूल द पीपल, यू आर टू सर्व देम। और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कोई हुकूमत गलत और गैर कानूनी काम कहे तो आप रियासत के मुलाजिम हैं, हुकूमत के मुलाजिम नहीं है। आपने रियासती कवानीन के तहत और ताबे काम करना है। तो ये जो आज आप टर्मोइल देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, ये कोई नया नहीं है। इस प्रोसेस से इस मुल्क के लोग 47 से गुजर रहे हैं और कभी कोई अयूब खान की शक्ल में आया, कभी कोई याहिया खान की शक्ल में आया, कभी कोई ज़ियाउल हक की शक्ल में आया, कभी कोई मुशर्रफ की शक्ल में आया और फिर ये 12 हुकूमतों को एक शेडो हुकूमत बनाकर यहाँ पर कोशिश की गई। तो लेकिन इस मुल्क के जो शहरी हैं, जो वो अब कुंदन बन चुके हैं और वो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद उन्होंने आपको 2 साल पहले इलेक्शन में बताया कि उन्होंने फॉर्म 45 का जो रिजल्ट था वो आज भी वहाँ पे सेंट्रल कंप्यूटर में मौजूद है, जिसके ज़रिए उन्होंने रिजेक्ट किया स्टेटस को के जो ये पंडित मैं कहूँगा कि जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर फॉर्म 47 की हुकूमतें आए, पपेट वजीर आज़म आए, पपेट गवर्नमेंट्स आए और वो फिर IMF के ज़रिए वहाँ से पैसा मंगाकर यहाँ के लोगों को जो है ग़ुलाम रख कर अपनी जो है वो सल्तनत को वो उसको आगे चलाएं और इसको एक रियासत की शक्ल में और इसको विरासती वो कहें कि ये हम मालिक हैं इस मुल्क के और अब ये नस्ल दर नस्ल आपने ग़ुलाम चलना है। तो इस मुल्क के जो लोग हैं वो शऊर से गुजरे हैं और अब वो वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर आप उन पे जो मर्जी कर लें। आपने PTI का सिंबल ले लिया, आपने उनको मुख्तलिफ पार्टी को नाम को निशान नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने जाकर तलाश करके अपनी पार्टी को, अपने महबूब लीडर को वोट दिया। सो ये कह देना कि ये जबर और ये जो जुल्म किया जा रहा है इससे कोई डर गया है, नहीं। मैं समझता हूँ कि वो कुंदन बन के उभरे हैं। ये जितनी मर्जी अपना सजाएं दे लें, ये जितने मर्जी जबर कर लें, ये जितने मर्जी जुल्म कर लें, आज आपका जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो बारे हैं, उनके इलेक्शन इमरान खान साहब के नाम पे हो रहे हैं। वो जो किसी के नाम पर न झुकते हैं न बिकते हैं, जो वकलाएं, आज वो इमरान के नाम के दाई हैं और वो इमरान खान के नाम पे वोट दे रहे हैं। ये एक तवील सफ़र है, ये एक लम्हे में तय नहीं हुआ। इसके पीछे कई लोगों की, कई पॉलिटिकल वर्कर्स की कुर्बानियां हैं। देखें, कोई चीज़ भी कुर्बानी के बगैर हासिल नहीं होती है। ये कोई हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। दुनिया के अंदर आप इटालियन माफिया देख लीजिए, सिसिलियन माफिया था, आप अमेरिका को देख लीजिए कि वहाँ की उनकी पुरानी हिस्ट्री क्या थी, या यूरोप को देख लीजिए वहाँ पे क्या होता था। तो हम भी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लिहाजा अगर कोई ये सोचता है कि वो किसी सोच को थका देगा या आइडियोलॉजी को थका देगा, तो मैं समझता हूँ ये उसकी गलतफहमी है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बात करें
تو قیادت کا کافی لمبے عرصے سے ٹف ٹائم رہا، اور جیسا آپ نے کہا یہ کیریکٹر چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ٹف ٹائم یہ جاری ہے۔ اچھا، ہم جاننا چاہیں گی کہ حماد اظہر صاحب کی حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور حال ہی میں ان کے والد کا بھی انتقال ہوا اور تقریباً 2 سال سے وہ منظر عام پر نہیں تھے۔ کیا کہتے ہیں، کیا ایموشنل ہو کر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے یا اسٹریٹجی کے اکارڈنگ دی ہے پارٹی کی؟ دیکھیں، وی آر لیونگ ان اے فاسٹ چینجنگ ورلڈ، یہاں پر کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایک اپنا ارادہ کیا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہاں پر سب لوگ اس پروسیس سے گزر کے اس کو فیس کر کے آگے چلے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی دانست میں اس کو سمجھتے ہیں تو ان کو بالکل آنا چاہیے، قانون کو فیس کرنا چاہیے۔ اور کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کے بعد کیا ذوالفقار علی بھٹو کو دفن کر دیا؟ وہ تو آنے والوں کی پالیسیز کی وجہ سے ایک پیراڈائم شفٹ آئی، وگرنہ وہ آئیڈیالوجی تو کبھی مرتی نہیں ہے۔ وہ اسی عدالت نے پھر فیصلہ دیا کہ جی مس ٹرائل تھا اور یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ظلم کیا گیا، لہٰذا آج کے جو فیصلے ہیں یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ کل کو آنے والی عدلیہ اور آنے والی نسلیں ان فیصلوں کو، آج بھی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ریجیکٹ کر رہی ہیں، اور جو موجود نسل وہ ریجیکٹ کر رہی ہے، آنے والی عدالتیں ان فیصلوں کو ریجیکٹ کریں گی اور اٹھا کے باہر پھینک دیں گی۔ اچھا، خان صاحب کے بیٹوں کا پاکستان آنا، پھر یہاں پر سیاسی مہم کا آغاز کرنا، کتنا خوشائند دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ نیندیں حرام کیے ہوئے، اور وہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر اولاد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے اور اپنی نسل کے حقوق کے لیے جدوجہد کرے، تو بڑی اچھی بات ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں، اور ان کو یہ حق حاصل ہے۔ نہ صرف دین یہ حق دیتا ہے بلکہ قانون بھی اور آپ کے جو نارمز ہیں سوسائٹی وہ بھی یہ حق دیتے ہیں کہ یہ صرف ان کا حق نہیں ہے جو کہ یہ کہیں کہ جی ہم پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا کیونکہ ہم یہاں کے شہری نہیں ہیں۔ یہ سب کا حق ہے اور ان کو آنا چاہیے۔ اچھا، خاندانی سیاست پر اس سے پہلے خان صاحب نے کافی سوالات اٹھائے۔ یہ خاندانی سیاست نہیں ہے، مائنڈ یو، ٹھیک ہے، یہ اپنے والد کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن والد سے ملنے نہیں آ رہے۔ نہیں، وہ والد سے ملنے نہیں آ رہے، وہ والد پہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں، جو جبر کیا جا رہا ہے، جو جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جو ان کو بغیر کسی ثبوت کے اندر رکھا ہوا ہے، اور جو کینگرو کوٹس ہینڈ پکڈ ہیں جن کے ذریعے ان کو سزائیں دلائی جا رہی ہیں، وہ اس کے خلاف سراپا احتجاج بن کے پہلے پوری دنیا میں پھریں گے اور اس کے بعد پاکستان میں آئیں گے اور یہاں پر آ کے ان قوتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پابند سلاسل کر کے ہم اس کی سوچ کو بھی بند کیے ہوئے۔ اس کی سوچ بند نہیں ہوئی، عقل کے ناخن لینے چاہیے ان کو۔ کیا 71 میں کوئی سوچ کو یہ تالے لگا دیے تھے انہوں نے؟ کیا اکبر بگٹی کو مارنے کے بعد اس کے کفن کو تالا لگانے کے بعد انہوں نے جو ہے اکبر بگٹی کو دفن کر دیا تھا؟ انہوں نے نہیں کیا تھا دفن، انہوں نے صرف اپنی جو ان کی جھوٹی انا تھی اس کو تسکین دی تھی انہوں نے۔ اور یہ جب بھی یہ کریں گے، یہاں کوڑے مارے گئے مال روڈ کے اوپر ورکرز کو، پیپلز پارٹی کے جو تھے، اس کے بعد اگر آپ نے یہ 9 مئی کے جھوٹے واقعات اور جھوٹے کیسوں کے اندر لوگوں کو پابند سلاسل کیا، بچیوں کو لے گئے، بچوں کو لے گئے، بزرگوں کو لے گئے، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس پوری مہم کو خان صاحب کے بیٹوں کی جو آنے کے بعد سٹارٹ ہوگی، اس کو کتنا امپیکٹفل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر؟ دیکھیں، لامحالہ وہ جب آ رہے ہیں، بی بی بھی جب واپس آئی تھی تو وہ اپنی انٹرنیشنل لابی کر کے آئی تھی، اور اس کے بعد جب وہ فلائٹ پہ آئی تھی تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جو بااثر تھے اور انٹرنیشنل میڈیا تھا اور NGOs تھی وہ ساتھ آئی تھی، تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اور اس کے پاکستان کی سیاست پہ بڑے گہرے اثرات آئیں گے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ پی ٹی آئی کی قیادت ہم دیکھ رہے ہیں بکھر چکی ہے، آپ بتا سکتے ہیں بہتر انداز میں کیا اب خان صاحب کے بیٹوں کے آنے کے بعد یا پاکستان دورے کے بعد بشرا بی بی کے حوالے سے کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی قیادت کبھی نہیں بکھری، جو ڈائیورسٹی آف اوپینین ہے وہ بیوٹی آف ڈیموکریسی۔ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ مختلف آراء لے کر ایک ہی جھنڈے تلے چلتے ہیں، تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ساری عمران خان صاحب کے جھنڈے تلے متفق ہے اور وہ عزم کیے ہوئے ہیں۔ باقی ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ دینے کا ان کو حق ہے۔ اور جہاں تک بشرا بی بی کی بات ہے، انہوں نے کبھی پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا۔ یہ جو ایک مس نیومر دیا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے، وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیڈر عمران خان صاحب ہے اور سارا
जितनी पार्टी वर्कर्स हैं वो सब उन्हीं की आरा पे चलते हैं, उन्हीं की गाइडलाइन पे चलते हैं और अपना ओपिनियन देने का हर किसी को हक है, मगर हतमी फैसला इमरान खान साहब के पास है। अच्छा, अगर हम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की बात करें तो आपको नहीं लगता जितना अहलिया का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हुकूमत में, उससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी बुशरा बीबी साहब? उसका कोई मुझे बता देना कि किसी महकमे का हेड उन्होंने लगाया हो, किसी सीएम पंजाब कहा जाता है, उसका सबूत क्या है? ये तो अब की भी जो सीएम है उनके बारे में भी ये है कि पर्ची किसी और ने निकाली है। ठीक है, किसने निकाली है? मैं खैर सब जानते हैं जिसने निकाली है, छोड़े उसको, वो तो अब पानी कहीं खड़ा हो जाए तो उस पर भी मसला बन जाता है, वो कहते हैं बंदा चुक लो पानी रहने दो तो उसको खैर छोड़ें आप। लेकिन बात ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर इसकी पॉलिटिक्स को आपने समझना है तो आपका क्या मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब को लोगों ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है? अच्छा, जिन्होंने बनाया सब जानते हैं, ठीक है, वरना तो बड़े मियाँ साहब आए थे। तो बुशरा बीबी की लिहाजा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? कोई दिखा दें ना, कहीं कोई लेटर दिखा दें, कहीं कोई ऑडियो सुना दें, कहीं कोई बता दें कि जी किसी एक झूठा ही गवाह खड़ा कर दें कि जी उन्होंने सुना था कि उन्होंने कहा इन्हों ही लाना और किसी ने नहीं लाना। ठीक है, ऑडियोज वैसे काफी लीक हुई, वो और किस्म की, वो तो आप किसी की भी आज वो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मेरी बना लें, आपकी बना लें, इनकी बना लें, उनकी बना लें, जिसकी मर्जी बना लें, वो वॉइस को कर लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्या कहते हैं, क्या देख रहे हैं, खान साहब की रिहाई कब तक होगी? आप जुडिशियल सिस्टम को भी बेहतर समझते हैं और पीटीआई के भी मामलात को बेहतर समझते हैं? ये दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं, जुडिशियल और सिस्टम। ठीक है, इनके दरमियान में भी एक चीज है जो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 26वीं तरमीम आने के बाद एक सवालिया निशान जुडिशियल पे और दूसरा सवालिया निज़ाम सिस्टम पे। ये दोनों निशान जो है ना, ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप गो एंड आस्क एनी लॉयर, किसी जूरिस्ट को पूछ लें। ये सिस्टम आज का नहीं, ये सिस्टम बहुत अरसे का इसी तरह जवाल की तरफ जा रहा है। एक आम आदमी के लिए इंसाफ और है, एक बड़े आदमी के लिए इंसाफ और है। अब तो नैब में भी ये बना दिया गया कि इतनी करप्शन करेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये ज्यादा करें जितनी कर सकते, थोड़ी पे आपको लाकर कुछ ना कुछ इधर उधर से करेंगे, तो लिहाजा वो कम ज्यादा की करप्शन को मिक्स करके शेफल किया गया और शेफल करके एक नया निज़ाम बना दिया गया है कि बड़ी मछलियां तो उससे बाहर रहें, तो छोटे बेचारे जो हैं चोर चकार, उनको पकड़ के तो आप अंदर कर दो। ये गलत कानून तो था आपका एंटी करप्शन का मौजूद था, जिसमें प्ली बार्गेन नहीं थी। आपने उसको क्यों चेंज किया? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आपने उसको चेंज किया। एक वो सिस्टम लेके आए जिसमें आप अपनी मर्जी के उनको ड्राई क्लीन करके कहें कि जी ये अब हमारी पार्टी में आ गए तो ठीक है, तो दूसरा ठीक नहीं है। लिहाजा ये सिस्टम, मैं ये नहीं कहता ना उम्मीद नहीं हूँ ये कभी ठीक होगा, लेकिन क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम इसको प्रॉपर केटर नहीं करता है, दो किस्म के हम ब्रीड करते हैं, एक 3 साल वाले, एक 5 साल वाले, जिसको अब 4 साल कर दिया गया है। लिहाजा अभी तक हमारे यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं हमारी, जैसे इंग्लैंड में बार ऑफ इंग्लैंड वेल्स है या वहाँ पर एडवोकेसी ट्रेनिंग काउंसिल है, हमारे यहाँ पे बार काउंसिल्स हैं, आप वहाँ जाके देख लें, वो आज भी स्टोन एज में हम लोग बैठे हुए हैं, हम उससे आगे नहीं गए। हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टा बेस्ड है। वेरी वेल। सानिया, बलूचिस्तान में आप कौन कौन सा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ देखते हैं? कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं कि कमजोरियाँ हैं, बेहतरी होने की ज़रूरत है? मैं इस पर सिर्फ आपको पहले एक वाकया बता दूँ। एक डेलीगेशन आया बाहर से, उसमें कुछ गोरियां भी थीं, गोरे भी थे। तो वो गोरी ने सवाल किया कि जी यहाँ पे औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते, फंडामेंटल राइट्स नहीं है उनके, और सो एंड सो। तो उनसे एक सवाल किया कि आप ये बताइए कि अगर आपका खावंद किसी और खातून के साथ कहीं मौजूद हो ऑब्जेक्शनेबल हालत में, तो आप क्या करेंगी? उसने कहा मैं उसको गोली मार दूंगी। ठीक है, ये अंग्रेज कह रही है। बट देन बी दैट एज इट मे, व्हाटएवर शी सेड, जब एक कानून मौजूद है तो आपने उसको अपने हाथ में नहीं लेना। ठीक है, आपने वो चीज अदालत के जरिए उसको करना है। और कुरान भी ये कहता है कि जब आपका एक सिस्टम है, एक हुकूमत राइज है, एक सिस्टम मौजूद है, तो आप उस सिस्टम के ताबे हैं और आपने उस सिस्टम के जरिए ही लॉ को इन्फोर्स करना है, उसको अपनी विम्स के ऊपर नहीं ले लेना। तो लिहाजा वो वाकया जो है वो कंडेम करने वाला है। और उस वाक़े से एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि अभी हमारे माशरे को बहुत सारी इस्लाह की
की ज़रूरत है और बहुत सारी एजुकेशन की ज़रूरत है। वैसे तो हम दुनिया सारी के कहते हैं कि जी हम उनसे सुपर हैं और हम उनसे बहुत तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जो आइन कहता है आर्टिकल 10A, वो क्या बलूचिस्तान पे लागू नहीं है? ठीक है। जिसमें कहते हैं ड्यू प्रोसेस, और वो ड्यू प्रोसेस क्या उस खातून का हक नहीं था जिसने मरते हुए भी ये कहा कि जी मुझे हाथ मत लगाना, तुम गोली मारनी है ना तो गोली मार दो। ठीक है। तो ये वो बरोही उसकी लैंग्वेज थी जिसमें उसने, मेरा एक दोस्त ने उसने वो सुना और ट्रांसलेट करके मुझे बताया। तो ये उसका भी राइट था कि उसको जो भी कानून के मुताबिक सजा थी वो उसको दी जाती, लेकिन क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का हमारा जो चैप्टर है वो कहीं तो लागू है कहीं नहीं है, और कुछ लोगों के लिए है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ये जब तक बराबरी नहीं आएगी तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और ये कानून को हाथ में लेते रहेंगे। लेकिन बार तौर वो कुछ मुल्ज़िम पकड़े गए, बाकी भी कैफरे किरदार को पहुंचेंगे और कानून का पेंडुलम जो है वो चलता रहना चाहिए और इन सबको कानून से ही रुजू करना चाहिए ताकि माशरा एक स्टेबल तरीके से चल सके। ठीक है। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया है CCT, इस पर क्या आप राय रखते हैं? देखें, इनका तर्ज़ हुकूमत यही रहा है। ये सिर्फ ये देख लीजिए कि ये ख़ानदान 1981 में पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री से शुरू हुआ। ठीक है। तब से लेके आज तक ये इक़्तिदार में है। ये लाहौर के अंदर ये ऐसा पानी की निकासी का निज़ाम नहीं बना सके जो कि सिर्फ 20 पॉइंट बनते होंगे लाहौर के जहां पानी खड़ा होता है। ठीक है। वहां अंडरग्राउंड टैंक बना दें और बाद में उनको पंप से ये लिफ्ट कर लें तो वो पानी वहां खड़ा नहीं होगा। ठीक है। आगे इन्होंने क्या करना है? ये जो करते हैं कॉस्मेटिक है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए ये वो चीज़ें करते हैं जिनसे आम आदमी को फ़ायदा नहीं होता, आम आदमी को उससे नुकसान होता है। इनके लिए तो जो किसान है वो माफिया है, इनके लिए जो तलबा हैं या डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, वो माफिया हैं। इनके लिए ये बहुत आसान है कि चीनी को एक्सपोर्ट कर दें और फिर कहें जी शॉर्ट हो गई है अब हमने इंपोर्ट करनी है ताकि कमीशन ली जा सके। इनके लिए जब किसान गंदम उगाता है तो उसको रेट नहीं निकालते ये, और फिर कहते हैं कि जी अब हमने ये एक्सपोर्ट करनी है और फिर कहते हैं हमने इंपोर्ट करनी है। जो जगलरी ये करते हैं, इनका ना मैसेज से कोई ताल्लुक है ना आवाम की फिलाह बहबूद से कोई ताल्लुक है। तो बहुत अदब से ही गुजारिश करूँगा कि इनका माजी ये साबित करता है कि ये ऐसे कवानीन बना के अपने इक़्तिदार को तूल देने की बात करते हैं, लोगों पे जबर करने की बात करते हैं। ये मल्टीपल फोर्सेस बनाकर क्रिएट कर पैरेलल चीज़ें ये लोगों को सिर्फ डिसीव करते हैं, उसका एक्चुअल रिजल्ट कोई नज़र नहीं आता। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जी नाजरीन, खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बात की कुछ लीगल इश्यूज़ पर। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।